गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 3 सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश कब से कब तक रहा अध्ययन करेंगे। अभी हम लोगों ने पाठ 2 में सल्तनत काल की शुरुआत पढ़ी। सल्तनत काल का विस्तार खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में कुछ समय के लिए अव्यवस्था फैल गई। सत्ता प्राप्त करने के लिए तुर्क तथा खिलजी अमीरों में प्रयास जारी हो गए। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। वह खिलजी वंश का संस्थापक कहलाया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सहिष्णुता तथा दंड के नियमों को मानवीय बनाने की नीति पर ध्यान दिया, परंतु लोगों ने इस नीति को उसकी कमजोरी समझा। इससे जगह जगह विद्रोह होने लगे थे। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन, जो कड़ा, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयाग एवं अवध का इक्तादार तथा रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहां उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा की ओर चल पड़ा, पर कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद उसकी उदार नीति को त्याग कर अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। यहाँ आपको अलाउद्दीन खिलजी की एक तस्वीर भी दिखाई गई है और सोने का टंका। प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव। अलाउद्दीन को प्रशासन के मामले में धर्म गुरुओं का दखल पसंद नहीं था, इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। हुलिया मतलब जानकारी। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण कराया तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। रसद मतलब अनाज या खाने पीने की वस्तु दी जाती थी। यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये मैप के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार या राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा। ये जो रेड और हरे ग्रीन मतलब दिखाई दे रहे हैं कि उत्तर भारत के जो राज्य थे वो सीधे नियंत्रण में थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी का वहाँ सीधे शासन चलता था। और जो आप ग्रीन यानी हरा देख रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्य, वहाँ की जो भी शासक रहे वो लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता मतलब अधीनता स्वीकार कर ली और वे वहाँ उनका शासन व्यवस्था शुरू हो गया, यानी अलाउद्दीन खिलजी का वहाँ शासन व्यवस्था शुरू हुआ। यहाँ आप देखते हैं कि सिंधु, झेलम, दिल्ली, चित्तौड़, नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए जो है, और गुजरात, और फिर दक्षिण भारत के जो राज्य थे, देवगिरी है और वारंगल है, कृष्णा नदी से होती हुई तंजौर, पांड्य, मदुरई, ये सब जो क्षेत्र थे अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार, इन लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन के सेनापति, जो उसका सेनापति था, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, जो वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की
और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे एवं उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। वैसे दावत जो होते थे और उत्सव होते थे, वहां अमीर जो होते थे वो जाकर के षड्यंत्र रचते थे राजा के खिलाफ या सुल्तान के खिलाफ। उनके अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए, उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरा पान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नजर भी रखते थे। जो अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर होते थे वे हमेशा सतर्क रहते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध। कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का प्रतिरोध किया। भारत की उत्तरी पश्चिम सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की भांति पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी। यह सेना मंगोलों के आक्रमणों को रोकती थी। उसकी कृषि नीति क्या थी, कैसी कृषि नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की, आइए जाने। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को गज से नापने की प्रथा शुरू की। 60 वर्ग गज का 1 बीघा होता था। जो आज जो है आप देख रहे हैं बीघा, वो 60 वर्ग गज का अलाउद्दीन खिलजी के समय होता था। खराज लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज खाद्यान्न के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण कैसा था। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखनी पड़ती थी। दूसरे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए उसको एक बड़ी सेना रखनी पड़ती थी। इन सैनिकों को उनकी जरूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था। अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च का चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकें। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए जिनका प्रमुख सहना अधीक्षक कहलाता था। जो बाजार का कर्मचारी नियुक्त किया गया उसको जो सबसे प्रमुख माना जाता था यानी मुख्य जो माना जाता था उसको सहना अधीक्षक कहलाता था, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तौल में कम देता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का यह परिणाम हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आज भी जो हमारे देश में चल रही है, जिसको कोटा आप कहते हैं। अब आइए हम ये जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में साहित्य व कला का विकास कितना हुआ और कौन कौन उसके प्रसिद्ध कवि रहे। जैसे प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बरनी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो का एक हम यहाँ जो है पहेली देखते हैं।
एक पहेली देखते हैं। एक गुणी ने यह गुण कीना, एक गुणी ने यह गुण कीना, हरियल हरियल पिंजरे में दे दीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला लाल। यहां आप जो है इसको देखते हैं कि पान है, और अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के द्वार के रूप में अलाई दरवाजा बनवाया। उसने दिल्ली में एक विशाल टंक का निर्माण कराया जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता है। उसने दिल्ली में 1000 खंभा महल का भी निर्माण करवाया। कुछ शब्द जो है यहाँ दिए गए हैं जो शब्दावली के नाम से जाने जाते हैं। उलेमा, धर्म गुरु या धर्माधिकारी, आलिम अथवा शिक्षित का बहुवचन है। खराज, लगान, भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला कर, टैक्स जो है खराज कहलाता था। घोड़ों पर दाग, घोड़ों की संख्या एवं इनकी पहचान के लिए उनकी पीठ पर दाग लगाने की परंपरा थी। हुलिया, किसी व्यक्ति के रंग रूप आदि का ब्यौरा। अब ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। गुड बाय।